Hello, good morning students. Myself Suresh Yadav. This is my 25th online teaching video for class 8 both section A plus B for subject is social science and sub-subject history. In history lesson number 2 is going on the establishment of company rule. यानी भारत में जो कंपनी रूल्स था या जो कंपनी साम्राज्य था इसकी स्थापना कैसे हुई। तो हमने आपको पहले तो आप ये सुने ध्यान से कि पहले कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि अभी तक हमें ज्योग्राफी में लेसन 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अभी तक वीडियो के माध्यम से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कल यानी हमने यस्टरडे हमने उस पर आपका जो लेसन सेकेंड था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का उसका हमने वीडियो है जो बना करके उसे अपलोड करवा दिया था। तो आज हम इस वीडियो में आपका जो टॉपिक है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके पहले हम इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, फिर भी हम इसे आपको टॉपिक से जोड़ने के लिए एक बार फिर से इसको अगेन जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये आपकी 1600 यानी आपकी 1600 ईस्वी में इंडिया आई थी और इसका जो मेन एम था वो था आपका बिजनेस का उद्देश्य। इसमें पहले कुछ ही ग्रुप यानी कुछ ही ऐसे लोग आए थे जिनका उद्देश्य बिजनेस का था और बाद में धीरे धीरे ये अपने बिजनेस पर्पज़ को बढ़ाते हुए अब आप लास्ट में पूरी इंडिया को उन्होंने इस तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया। तो आज हम देखेंगे इसके बाद जो आपका लेसन में देखिएगा आप लोग केस स्टडी दी हुई है तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं शॉर्ट में, बाकी आप लोग इसे डिटेल में अपने घर पे रीड करेंगे डीपली जानकारी के लिए। तो केस स्टडी देखिए कि जब भारत में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरीके से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 3-4 आपकी जो कंपनीज थी जो आपकी विदेश से, इनका ये उद्देश्य था कि हमें भारत में अपना बिजनेस फैलाना है और यहाँ से जो है अच्छा एक अमाउंट जो है प्रॉफिट के रूप में अर्न करना है। इन सभी का ये उद्देश्य था। तो जब हुआ क्या कि जब मार्केट में कंपटीशन हो गया, ये 3-4 कंपनी एक साथ आ गई तो इनमें आपस में ही जो है टकराव होने लगा। तो हम इसमें बात करेंगे एंग्लो फ्रेंच यानी एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी, यानी आपकी दो जैसे डच और पुर्तगाली ये तो वीक पड़ गई और इन्होंने जो है अपना जो सिस्टम था, जो पूरा आपका वो बिजनेस था वो यहाँ से अपना धीरे धीरे करके और यहाँ से अदर कंट्रीज में या अपने कंट्री में जाकर के शिफ्ट करने लगे। तो केवल लास्ट में जो आपका जो संघर्ष हुआ वो आपकी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। तो कह रहा आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ द डच एंड द पुर्तगालीज, क्योंकि डच और पुर्तगाली ये तो दोनों यहाँ से जा चुकी थी, द ओनली यूरोपियंस पावर्स लेफ्ट टू द कंपनी, केवल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए केवल एक ही जो था जिनके साथ इनको संघर्ष करना था वो आपकी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एंग्लो और फ्रेंच रिवेलरी इसी का नाम दिया गया है कि एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी जो है संघर्ष, यानी अंग्रेज और फ्रेंच की जो कंपनीज थी इन दोनों के बीच में टकराव हुआ, संघर्ष हुआ। और इस तरीके से इसमें जो आपके ये दोनों ही कंपनियां एक एक करके अपने जो लोकल रूलर्स थे यहाँ पे उनका इस्तेमाल करती रहीं और उनको इस तरीके से गुमराह करते रहीं कि हम आपको इनसे फाइट करने के बाद, जैसे हम इनको डिफीट देने के बाद हम आपको ये देंगे या इतना अमाउंट देंगे, इस तरह से यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे वो आपके गुमराह होते रहे। तो इसके बाद इन लोगों ने अपना केवल इनका उद्देश्य ये था कि हमें एक अच्छा एडवांटेज जो है, फुल एडवांटेज जो है, सेवरल बैटल्स जो है, इस तरीके से कई आपके बैटल हुए, जैसे आपका 744 में हुआ, 764 में हुआ, इस तरीके से कई बैटल होते रहे। तो इसमें जो है आपके 3 कैंडिडेटिक वॉर्स हैं। जो आपका फर्स्ट है वो आपका 1746 में हुआ और सेकेंड जो आपका है 1749 में है और जो आपका थर्ड है वो आपका 1756 में है। तो इसकी डीपली जानकारी के लिए जो आपकी लेसन में दी हुई है केस स्टडी, आप इसे घर पे रीड करेंगे। तो अब देखिए आप जो है द ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल, जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल। जो ब्रिटिश का बंगाल के जो समय के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके साथ किस तरीके से इनका संघर्ष हुआ। तो देखिए द प्रोविंस ऑफ द बंगाल्स इंक्लूडेड, जो आपका बंगाल प्रोविंस उस समय जो आपका तत्कालीन जो आपके प्रेजेंट टाइम में बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये सारे के सारे आपके बंगाल प्रोविंस के अंतर्गत आते थे। इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये उस समय इंडिया सब कॉन्टिनेंट का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था। नोन फॉर द टेक्सटाइल, यहाँ जो अपने टेक्सटाइल के लिए और सिल्क के लिए सबसे फेमस था।
टेक्सटाइल और सिल्क के लिए सबसे फेमस था। द ब्रिटिश स्टार्टेड फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्री एट फोर्ट विलियम। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी उनको स्थापित करना स्टार्ट कर दिया था फोर्ट विलियम में। सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ द बंगाल आस्क्ड द ब्रिटिश टू डिमोलिश देयर फोर्टिफिकेशंस व्हेन दे रिफ्यूज्ड। तो जो वहाँ के उस समय के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने इनको मना किया। तो जब मना किया तो उन्होंने इसे इनकार कर दिया और इसके बाद वो आगे आपके मार्च करते हुए कलकत्ता जो है पूरा का पूरा फोर्ट विलियम जो था 1756 में उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। नेक्स्ट आप देखिए रॉबर्ट क्लाइव द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश ट्रॉप्स रीच्ड कैलकाटा फ्रॉम हिज रिसेंट विक्ट्रीज ऑफ द कर्नाटक। जो इसके पहले आपके 3 कर्नाटक वार्स हो चुके थे, उसकी उसे विजय प्राप्त करने के बाद जो उस समय के आपके रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो जो कमांडर थे ब्रिटिश ट्रॉप्स के, he handled the situation using military strength and the political shrewdness। उन्होंने आपकी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की, जो उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी उसको समझते हुए जो है सिचुएशन को हैंडल कर लिया। एंड रीटो कलकत्ता और दोबारा से आप जो पूरी आर्मी को लेकर के 1757 में कलकत्ता पहुंच गए। बट अलार्म्ड बाय द इवेंट्स क्लाइव डिसाइडेड टू डिक्लेयर वॉर द सिराजुद्दौला। अब इनका जो उद्देश्य था कि किसी तरीके से हमें जो ये नवाब है यहाँ के सिराजुद्दौला, इनको डिफीट करना है। तो इस तरीके से जो आपका एक बैटल हुआ, द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध। क्लाइव कॉन्स्पायर्ड विद मीर जाफ़र द कमांडर्स इन द चीफ ऑफ द नवाब आर्मी। जो नवाब सिराजुद्दौला के नवाब की आर्मी का जो मेन कमांडर था वो आपका मीर जाफ़र था। तो उसे जो है इन लोगों ने गुमराह कर दिया। क्लाइव प्रॉमिस टू मेक मीर जाफ़र द नवाब इफ़ ही हेल्प द डिफीट टू सिराजुद्दौला। जो रॉबर्ट क्लाइव से उन्होंने उससे ये प्रॉमिस किया कि अगर अब आप हमारी हेल्प करेंगे या नवाब को डिफीट कराने में हमारी हेल्प करेंगे और यदि हम इनको डिफीट कर पाएंगे तो इसके बाद हम आपको जो है यहाँ का नवाब घोषित कर देंगे। द आर्मीज ऑफ द सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश मेट एट द प्लासी इन 1757 में जो आपकी रॉबर्ट क्लाइव यानी ब्रिटिश आर्मी और नवाब सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के, उनकी आर्मी के बीच में जो आपका वॉर था ये स्टार्ट हो गया। फाइंडिंग दैट द मीर जाफ़र हैड द टर्न ट्रेटर। नवाब को इस बात की जानकारी हुई या उन्हें ये पता लगा कि जो उनका आर्मी चीफ है उस समय मीर जाफ़र, वो जो है ब्रिटिश के साथ जो है मिल गया है। तो किसी तरीके से सिराजुद्दौला फ्लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड। सिराजुद्दौला जो थे जो वहाँ से बैटल फील्ड से जो है वहाँ से भाग निकले। बट ही वॉज चेस्ट एंड द मर्डर। लेकिन उनका पीछा किया गया ब्रिटिश आर्मी के द्वारा और उनका मर्डर कर दिया गया। मीर जाफ़र वॉज मेड द नवाब ऑफ द बंगाल्स बाय द ब्रिटिश। और अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा जो है मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। नेक्स्ट देखिए आप, इसकी बात है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। इसके जो आपके पूरे जो बैटल प्लासी के जो कॉन्सिक्वेंस के रीजन्स हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन द प्रोविंस ऑफ द बंगाल। जब वहाँ पे जो नवाब थे जो उनका विरोध कर रहे थे सिराजुद्दौला, उनकी मौत के बाद जो पूरी की पूरी आपकी बंगाल प्रोविंस थी, पूरा का पूरा स्टेट था, वो आपकी ब्रिटिश के ट्रेडिंग वर्क के लिए पूरा फ्री हो गया। द ब्रिटिश गॉट द जमींदारी ऑफ द 24 परगना एंड became the de facto of the rulers of the बंगाल। जो ब्रिटिश थे लोगों को जो 24 परगना जो है उसकी पूरी की पूरी जमींदारी उनके पास आ गई। नेक्स्ट है आपका द ब्रिटिश वर एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द बंगाल्स टू मेंटेन्स एंड एक्यूप अ लार्ज आर्मी। जो ब्रिटिशर थे उनको जो बंगाल आपका प्रोविंस था उसमें जितने भी आपके मिनरल्स या रिसोर्सेज जो हैं उनका यूज करने का उनके पास जो है अधिकार आ गया और उनको अपने स्तर से वो यूज करने लगे। The British did and the completely drained the wealth of the Bengal। इन्होंने इस तरीके से ट्रेड के थ्रू जो पूरा का पूरा बंगाल जो था उसको पूरा का पूरा जो वेल्थ है अपने अंडर में कर लिया। दिस बैटल therefore marked the beginning of the untold economic miseries and the exploitation of the Indians। इस तरीके से इस युद्ध के बाद जो आपके भारतीय लोग हैं उनका पूरी तरीके से शोषण जो है शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए आप,
द बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद प्लासी के बाद 1757 के बाद जो आपका अगला जो बैटल होता है वो आपका 1764 में। ये आपकी जो है हिस्ट्री के एक लैंडमार्क ईयर हैं, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। मीर कासिम द सन इन लॉ ऑफ द मीर जाफ़र वॉज मेड द न्यू नवाब ऑफ बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एज मीर जाफ़र फेल टू द मीट द कंपनी डिमांड्स। जब इसके बाद जो पहले नवाब बनाया गया था मीर जाफ़र को, जब मीर जाफ़र जो है कंपनी डिमांड जो है कंपनी की मांगों को उसको पूरा नहीं कर सका, फेल हो गया, तो एक नया नवाब तैयार किया गया, उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम however did not prove to be as the helpless of his father-in-law. He reorganized the army along European lines and also improved the administrations of the state in order to shake the misuse of the trade concessions. Mir Qasim abolished taxes of the interior trade completely. The placed Indians merchants on the same level with the company, which is the fount of the uncountables. Mir Qasim was defeated in the series of the battle by the British in 1763. इस तरीके से जो मीर कासिम था उसका ब्रिटिश के साथ युद्ध हुआ और एक एक करके वो युद्ध हारता गया। ही फ्लैट टू अवध। इसके बाद वो वहाँ से अवध के लिए निकल गया, अवध के लिए भाग गया। एंड एक्सटेंड इनटू द अलायंस विद द मुगल एम्परर्स। वहाँ पे जो आपके मुगल एम्पर थे शाह आलम, उसके साथ उसका अलायंस हुआ। एंड द नवाब ऑफ द अवध सिराजुद्दौला देयर कंबाइंड फोर्सेस फॉट विद द ब्रिटिश फोर्सेस टू द बक्सर। इसके बाद जो आपका 1764 में जो आपका बैटल हुआ, उस बैटल का नाम रखा बक्सर का युद्ध दिया गया, बक्सर के युद्ध से नाम से जाना गया। वेयर द ब्रिटिश डिफीटेड देम, जहाँ पे ब्रिटिश ने उन्हें डिफीट कर दिया। इसके बाद देखिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बैटल बक्सर के युद्ध के बाद जो रिजल्ट रहे वो क्या रहे। द पावरफुल नवाब ऑफ द अवध वाज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द इंग्लिश। जो आपके अवध के जो नवाब थे, जो आपके पावरफुल नवाब थे, वो आपके अंग्रेज़ों के द्वारा एक दया के पात्र बन करके रह गए। The districts of the कोटा एंड इलाहाबाद वर टेकन फ्रॉम हिम। जो आप दो डिस्ट्रिक्ट थे आपके कोटा इलाहाबाद, ये उनसे ले लिए गए। द मुगल एम्पर ग्रांटेड द जागीर्स ऑफ द नॉर्थन टू द ब्रिटिश। इसके बाद जो उनकी जागीर थी वो मुगल ने जो है इनको देनी पड़ी। इन द सेटलमेंट विद द नवाब ऑफ द बंगाल द इंग्लिश गॉट द राइट ऑफ द दीवानी एंड द राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू इन द प्रोविंस ऑफ द बंगाल। इनके पास जो रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार था वो उनको मिल गया, बिहार और उड़ीसा का भी। तो आज इस टॉपिक में, इसके बाद एक और है आपका डुअल सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आपका एक टॉपिक और है, इसे भी हम कंप्लीट कर देते हैं। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड द डुअल गवर्नमेंट ऑफ द बंगाल 1765 to 77। अंडर दिस मीर जाफ़र वॉज प्लेस्ड बैक टू द थ्रोन। फिर से आपके मीर जाफ़र जो थे फिर से थ्रोन पे वापस लाया गया। एंड हैंडेड ओवर द पावर ऑफ द मिलिट्री एंड द क्रिमिनल जुडिशिकेशन। एंड वाइल द कंपनी एक्सटेंडेड द कंट्रोल्स ऑफ द रिवेन्यू दीवानी। जब कंपनी को रिवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया, through this method the company had all the powers but the responsibility, and the nawab had all the responsibility but no power to the। जो नवाब थे उनके पास जैसे जो मतलब वो गद्दी पर तो थे, लेकिन उनके जो अधिकार थे वो पूरी तरीके से छीन लिए गए थे। to the run the administration. In 72 the Warren Hastings Fort Kerapot and the end of the dual system in Bengal completely came under the direct control of the company administration. जो आपका बीच में 1764 से लेकर के 1772 तक यहाँ पे आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो डबल था, क्योंकि इसमें जो कुछ पावर थी वो आपके नवाब के पास थी, कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग जो आपके 1772 के बाद जो यहाँ के नए गवर्नर बने, उन्होंने पूरे तरीके से इनको बंगाल को पूरा का पूरा जो है वो इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आगे का जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।